हेलो स्टूडेंट, मैं संजय चौहान, भूगोल का अध्यापक। आज हम क्लास 12 का जो टॉपिक विश्व की प्रमुख जनजातियां हैं उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। विश्व की प्रमुख जनजातियां। बच्चों, हमने पिछले वीडियो में हमने एस्किमो जनजाति, बुशमैन जनजाति और भील जनजाति के बारे में अध्ययन किया। एस्किमो जनजाति, बुशमैन जनजाति और भील जनजाति के बारे में अध्ययन किया और हमने देखा कि उनके महत्वपूर्ण निवास क्षेत्र कौन से हैं, उनकी महत्वपूर्ण आर्थिक क्रियाएं कौन सी हैं। जैसे हमने आर्थिक क्रियाओं में उसमें आखेट है, भोजन संग्रहण है, वस्त्र हैं और उनके बर्तन और औजार हैं, उन सब के बारे में पढ़ा। फिर हमने वातावरण समायोजन जैसे एस्किमो और बुशमैन में पढ़ा, वो किस तरह हमारे प्रकृति के साथ अपने आप को अनुकूल करके किस तरह जीवन निर्वाह कर रहे थे, अपनी आजीविका चला रहे थे, उनके बारे में हमने पढ़ा। और उसके बाद हमने देखा कि उनका आधुनिक संस्कृति के संपर्क में आ जाने से एस्किमो, भील और बुशमैन लोगों के जीवन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, उसके बारे में हमने इसमें अध्ययन किया। आज हम जो बच्चों एक महत्वपूर्ण और जो जनजाति हैं गोंड, उसके बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारा जो सिलेबस है उसके अंदर जनजातियों के बारे में 4 के बारे में अध्ययन करने को लिए कहा गया है। पहली थी एस्किमो, दूसरी थी बुशमैन और तीसरी थी भील। इन तीनों के बारे में तो हमने अध्ययन कर लिया है। अब बच्चों हम करेंगे अंतिम जो चौथी जो हमारी जनजाति है वो है गोंड। कौन सी है? गोंड। गोंड कहाँ रहते हैं, कौन से उनके साम्राज्य हैं, कौन से क्षेत्र में रहते हैं और उनका कौन सी आर्थिक क्रियाकलाप है, कौन सी आर्थिक क्रियाएं हैं, आखेट में क्या करते थे, भोजन के रूप में क्या प्रयोग करते थे, उनके वस्त्र कैसे थे, उनके आभूषण कैसे थे, यहाँ तक कि उनके औजार कैसे थे और आधुनिक संस्कृति के संपर्क में आ जाने से गोंडों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, ये सब के सब हम इन वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है गोंड जनजाति। क्या है? गोंड जनजाति। अब गोंड जनजाति कहाँ रहती है, उससे पहले एक सबसे बड़ा सवाल याद रखना, विश्व की सबसे बड़ी जनजाति है, ये याद रखना। गोंड जनजाति है और विश्व की सबसे बड़ी जनजाति है और ये भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। विश्व की सबसे बड़ी जनजाति गोंड है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड है। और यदि अपन राजस्थान के अंदर देखते हैं तो राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति मीणा है। याद रखना, राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति मीणा है। राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? मीणा। कौन सी है? मीणा। याद रखना। और विश्व की कौन सी है? गोंड। भारत की कौन सी है? गोंड। अब अपन का इसका पहला बिंदु, गोंड विश्व का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। याद रखना, विश्व का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन है? गोंड। कौन है? गोंड। भारतीय प्रायद्वीप पर निवास करने वाली गोंड जनजाति को गोंड कहा जाता है और भारतीय प्रायद्वीप में निवास करने वाली जनजाति को क्या कहा जाता है? गोंड। अब एक सवाल है प्रायद्वीप। अब प्रायद्वीप क्या है? सबसे बड़ी। याद रखना, ऐसा भूभाग जो 3 ओर से जल से गिरा हो। ऐसा भूभाग जो 3 ओर से किससे गिरा हो? जल से गिरा हो, उसे क्या कहते हैं? प्रायद्वीप। क्या कहते हैं? प्रायद्वीप। याद रखना। फिर बाद में यदि आपसे पूछ लिया जाए द्वीप क्या है, तो याद रखना, ऐसा भूभाग जो चारों ओर से जल से गिरा हो, उसे क्या कहते हैं? द्वीप। क्या कहते हैं? द्वीप। तो याद रखना, प्रायद्वीप और द्वीप में अंतर यही है कि 3 ओर से जल से गिरा हो उसे क्या कहते हैं? प्रायद्वीप। जैसे भारत का ये दक्षिण से हिस्सा मैं आपको ये बना रहा हूं, लगभग इसी तरह यहाँ पर जल से गिरा हुआ है। यहाँ पर है अरब सागर और यहाँ पर है बंगाल की खाड़ी और नीचे क्या आ जाता है? हिंद महासागर।
तो इस तरह ये 3 ओर से जल से घिरे होने के कारण भारत को क्या कहा गया? प्रायद्वीप। क्या कहा गया? प्रायद्वीप। और विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है वो कौन सा है? अरब प्रायद्वीप। कौन सा है? अरब प्रायद्वीप। याद रखना, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है। गौड़ शब्द की उत्पत्ति खोंडा से हुई। गौड़ शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? खोंडा से। जिस प्रकार हमने पढ़ा कि भील शब्द की जो उत्पत्ति है वो द्राविड़ीय भाषा के कौन से बिल्लू से हुई थी। भील शब्द की उत्पत्ति द्राविड़ीय भाषा के बिल्लू से हुई थी, उसी प्रकार गौड़ शब्द की उत्पत्ति किससे हुई थी? खोंडा से। किससे हुई थी? खोंडा से। और खोंडा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पहाड़ी। क्या होता है? पहाड़ी। क्योंकि गौड़ जनजाति के जो लोग थे वो पहाड़ों पर निवास करते थे, इसलिए इनको क्या कहते थे? पहाड़ी। और भील जनजाति के अंदर हमने पढ़ा तो भील शब्द है वो द्राविड़ भाषा के बिल्लू से हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तीरंदाज। क्या होता है? तीरंदाज। तो उसी प्रकार खोंडा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पहाड़ी। क्या होता है? पहाड़ी। गौड़ अपने आप में कोयटूर या कोल भी कहते थे। गौड़ अपने आप को अन्य नाम से पुकारते थे, जैसे कोयटूर और कोल। क्या कहते थे? कोयटूर और कोल। जैसे हमने बुशमैन को पढ़ा था, जिसमें रवा बसर रवा, इसकी तरह रवि बसर रवा, सोन इस तरह पुकारे जाते थे। और उसके अलावा एस्किमो को सेमुंड, चकची, तुंग, याकूत इन सब नामों से पुकारे जाते थे। उसी प्रकार गौड़ को भी अलग अलग नामों से पुकारते हैं। अब है गौड़ों के साम्राज्य। जिस प्रकार भील जाति के जो लोग थे भारत के अंदर अलग अलग जगहों पर उनका साम्राज्य था, उसी प्रकार गौड़ों का भी क्या है? भारत के अंदर अलग अलग जगहों पर इनका साम्राज्य देखने को मिला। गौड़ जनजाति के जो साम्राज्य है वो 16वीं सदी से मध्य 18वीं सदी के मध्य भारत में गौड़ों का 4 साम्राज्य थे। किनके बीच में था? 16वीं से मध्य 18वीं के बीच। 16वीं से मध्य 18वीं के बीच गौड़ों के कितने साम्राज्य थे? 4 साम्राज्य। कितने साम्राज्य? 4। पहला कौन सा था? गढ़ मांडला। कौन सा था? गढ़ मांडला। दूसरा देवगढ़। दूसरा कौन सा है? देवगढ़। तीसरा चांदा और चौथा खडेला। ये सारे खेडला, ये सब के सब क्या है? महत्वपूर्ण गौड़ों के साम्राज्य। वापस गढ़ मांडला, देवगढ़, चांदा और खेडला, ये चारों साम्राज्य किसके थे? गौड़ के थे। जैसे बिल्लों के थे वैसे के वैसे इनके भी 4 साम्राज्य और बिल्लों के भी क्या थे? 4 साम्राज्य थे। अब हम पढ़ रहे हैं गौड़ के निवास क्षेत्र। गौड़ कहाँ रहते थे? उनके निवास। गौड़ जनजाति के कई वर्ग मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, तेलंगाना में और महाराष्ट्र में, उड़ीसा में और आसाम में, इन सभी जगहों पर क्या रहते थे? गौड़ जनजाति निवास करती थी। याद रखना बच्चों, गौड़ जनजाति कहाँ कहाँ राज्यों में निवास करती है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उड़ीसा और आसाम। कहाँ है? आसाम। अब मैं आपको मानचित्र के माध्यम से समझाता हूँ कि ये राज्य कहाँ पर है, क्योंकि बच्चों काफी बार मानचित्र के अंदर भारत का 2 नंबर का मानचित्र आएगा, उसमें राज्यों को काफी बार पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, और गौड़ क्षेत्र भी पूछे जाते हैं। अब इसमें मानचित्र में यदि अपन देखेंगे कि गौड़ जनजाति के लोग कहाँ कहाँ रहते हैं और किस तरह वो जीवन निर्वाह करते हैं। आपने देखा होगा कि गौड़ जनजाति के जो लोग होते हैं वो पहाड़ों के ऊपर रहते हैं और अपने दिन की जो दिनचर्या है या जीविका के जो साधन है वो आखेट व विभिन्न प्रकार के कंदमूल को इकट्ठा करके या पशुपालन क्रिया करके वो अपने जीवन निर्वाह करते हैं। इस तरह वो अपने जीवन को क्या कर देते हैं? आजीविका का साधन प्राप्त करते हैं। जैसे अपन में भारत का मैंने हल्का सा एक स्केच बनाया है कि ये कहाँ पर स्थित है। सबसे पहले मध्य प्रदेश। क्या है? मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर बीचों बीच में आपको क्या दर्शाना है? मध्य प्रदेश। क्या है यहाँ पर? मध्य प्रदेश। फिर बाद में छत्तीसगढ़। यहाँ पर आपके क्या है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। फिर बाद में झारखंड। या ऊपर क्या है? ये झारखंड। ठीक है बच्चों। फिर है तेलंगाना। यहाँ पर क्या है? तेलंगाना। तेलंगाना है जो आंध्र प्रदेश राज्य से अलग होकर भारत का जो नया राज्य बना था, अंतिम राज्य यही बना हुआ है, तेलंगाना। ठीक है। यदि अपने वर्तमान के अंदर देखा जाए तो भारत के अंदर 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 8 केंद्र शासित प्रदेश है, याद रखना। फिर है महाराष्ट्र। यहाँ पर क्या है? महाराष्ट्र। यहाँ पर हो गया महाराष्ट्र।
फिर बाद में आपके उड़ीसा, यहाँ पर क्या है उड़ीसा, यहाँ पर हो गया उड़ीसा। फिर आसाम, तो यहाँ पर क्या है आसाम। ये सब जो राज्य हैं जहां पर कौन सी जनजाति वास करती है, गौड़ जनजाति। कौन सी जनजाति करती है, गौड़ जनजाति। तो याद रखना गौड़ जनजाति मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उड़ीसा और आसाम में रहती है। गौड़ सतपुड़ा की पहाड़ियों, मैकाल सैनी, सोनगढ़, सोन देवगढ़, उच्च भूमि, बस्तर, पठार और गड़जत की पहाड़ियों में रहते हैं। तो गौड़ जनजाति आपने पहले ही पढ़ा है पहाड़ी होता है, तो ये लोग अधिकतर कहाँ रहते हैं पहाड़ों। पहले सतपुड़ा पहाड़ी, सतपुड़ा की पहाड़ी कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। यहाँ पर कौन सी पहाड़ी है, सतपुड़ा, ठीक है। सतपुड़ा की पहाड़ी कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के अंदर ही आई हुई है काफी, ठीक है। फिर मैकाल श्रेणी, ये भी मध्य भारत के अंदर ही है, यहाँ पर ही मैकाल श्रेणी, मैकाल श्रेणी, ठीक है बच्चों। फिर बाद में आपके सोन देवगढ़, यहाँ पर ही आया हुआ, ये भी सोन देवगढ़ यहाँ पर पहाड़ी है, छत्तीसगढ़ के अंदर है, आसपास ही है सोन देवगढ़, सोन देवगढ़। फिर अपन के अंदर अगली जो पहाड़ी है उच्च भूमि, बस्तर। बस्तर जो क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश के अंदर आया है, तो याद रखना है उच्च भूमि बस्तर, ये क्षेत्र उच्च भूमि बस्तर, ये मध्य प्रदेश के अंदर ही है। आपको पता ही है उच्च भूमि बस्तर के अंदर गौड़ जनजाति के जो लोग होते हैं वो पेंडा कृषि करते हैं। कौन सी कृषि करते हैं, पेंडा, जो जूमिंग कृषि का ही क्या एक भाग है। पठार और गड़जत की पहाड़ियां, इन सब के अंदर निवास करते हैं। एक शब्द आया पठार, काफी बार आपसे पूछा भी जाता है वाइवा के अंदर, जब मौखिक होगा उस समय पूछ लेते हैं आपके प्रैक्टिकल के अंदर पठार क्या है। तो सीधी सी परिभाषा बच्चों, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। धरातल से ऊपर उठा हुआ वह भूभाग, सुन लेना बच्चों इसी तरह से, धरातल से ऊपर उठा हुआ वह भूभाग जो ऊपर से कैसा हो, समतल हो, क्या हो, समतल हो। या फिर समुद्र तल से ऊपर उठा हुआ वह भूभाग, समुद्र तल से ऊपर उठा वह भूभाग ऊपर से क्या हो, समतल हो, उस भाग को हम क्या कहते हैं, पठार कहते हैं। और विश्व का सबसे बड़ा जो पठार है वो कौन सा है, पामीर का, सॉरी हमारे जो तिब्बत का पठार है। विश्व का सबसे बड़ा जो पठार है वो तिब्बत का पठार है, और एक पामीर का जो पठार है वो विश्व की छत के नाम से जाना जाता है। विश्व की छत पामीर का पठार, विश्व का सबसे बड़ा पठार तिब्बत का पठार है, कि पहाड़ियों में रहते हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं। गौड़ क्षेत्र में देश की प्रमुख नदियां नर्मदा, ताप्ती, सोन, महानदी और गोदावरी नदी का उद्गम है। जहाँ गौड़ जनजाति के जो लोग रहते हैं वहां पर बहुत सारी नदियों का क्या उद्गम स्थान है। जैसे सबसे पहले लेते हैं नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी विंध्याचल पर्वत से यहाँ पर है, ये मैं टिप बना रहा हूँ, यहाँ पर जो गोला याद रखना बच्चे, यहाँ पर है विंध्याचल पर्वत, क्या है, विंध्याचल पर्वत। और विंध्याचल पर्वत के अंदर एक पहाड़ी है, चोटी है विंध्याचल पर्वत की, उनका नाम है अमरकंटक। अमरकंटक, इसी चोटी से कौन सी नदी निकलती है, नर्मदा नदी। कौन सी नदी निकलती है, नर्मदा नदी। याद रखना विंध्याचल पर्वत की एक चोटी है अमरकंटक, उसी चोटी से कौन सी नदी निकलती है, नर्मदा नदी। कौन सी नदी निकलती है, नर्मदा। फिर अपन के अगली जो नदी है ताप्ती। कौन सी नदी है, ताप्ती। ताप्ती नदी का उद्गम स्थान भी यही है। ताप्ती नदी का उद्गम स्थान यदि पूछा जाए तो भी याद रखना है विंध्याचल पर्वत की अमरकंटक की पहाड़ी से ही नर्मदा नदी और ताप्ती नदी का क्या होता है, उद्गम स्थान होता है। और आपको एक बात याद रखनी है बच्चों, ताप्ती नदी हमारी जो कर्क रेखा है उसको 2 बार काटती है। याद रखना ताप्ती नदी कर्क रेखा को कितनी बार काटती है, 2 बार काटती है। फिर अपन के सोन नदी, सोन नदी है वो सतपुड़ा की पहाड़ियों से निकलती है। कहां से निकलती है, सतपुड़ा की पहाड़ियों से सोन नदी। सोन नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के पास ही सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं, याद रखना बच्चों। फिर बाद में अपन के महानदी, महानदी का उद्गम स्थान छत्तीसगढ़ है। कौन सा है, छत्तीसगढ़। यहाँ पर याद रखना महानदी का उद्गम स्थान है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में महानदी का उद्गम स्थान है, याद रखना। जहाँ छोटा नागपुर का पठार का कुछ हिस्सा आता है छत्तीसगढ़ के अंदर, वहां से ये नदी निकलती है। फिर यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा बांध महानदी पर बना हुआ है हीराकुंड बांध।
कौन सा बांध? हीराकुंड बांध, जो केंद्र सरकार के सहयोग से बने हुए महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय नदी गढ़ी जल परियोजना का भाग है। फिर बाद में गोदावरी नदी। गोदावरी नदी का जो उद्गम स्थान है वो सह्याद्री की, दक्षिणी सह्याद्री की, सॉरी उत्तरी सह्याद्री की पहाड़ियां हैं। याद रखना, गोदावरी नदी का उद्गम स्थान क्या है? उत्तरी सह्याद्री की पहाड़ी। उत्तरी सह्याद्री की पहाड़ी जो महाराष्ट्र के अंदर है करीबन है, वहां से ये नदी उद्गम स्थान होता है गोदावरी नदी का, और फिर जाकर बंगाल की खाड़ी के अंदर गिर जाती है। और दक्षिण की गंगा के नाम से ये नदी बहुत ही पवित्र नदियों में से एक मानी जाती है। ये सारी नदियों का जो उद्गम स्थान है वो गौड़ जनजाति के क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। गौड़ क्षेत्रों में सघन वन पाए जाते हैं। कैसे वन पाए जाते हैं? सघन। गौड़ जनजाति के अंदर सघन वनों का जाल देखने को मिलता है। वहां पर बहुत सारे ऐसे नदियों के किनारे क्या पाए गए? सदाबहार वन। क्या पाए गए? सदाबहार वन। गौड़ क्षेत्रों के अंदर ग्रीष्म काल में तापमान 40 सेंटीग्रेड होता है। यदि गौड़ क्षेत्र का यदि गर्मी का तापमान देखें तो कितना डिग्री होता है? 40 सेंटीग्रेड। कितना डिग्री? 40 सेंटीग्रेड। और इन क्षेत्रों की औसत वर्षा 120 से 160 सेंटीमीटर के बीच में होती है। और गौड़ जनजाति के क्षेत्रों के अंदर औसत वर्षा को देखते हैं तो 120 सेंटीमीटर से लेकर 160 सेंटीमीटर के बीच में होती है। अब हम लेते हैं गौड़ जनजाति की आर्थिक क्रियाकलाप। अब गौड़ जनजाति के आर्थिक क्रियाकलाप में हम कौन कौन से वे आर्थिक क्रियाएं करते हैं उन सब के बारे में पढ़ेंगे। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम देखते हैं तो वो कौन सी कृषि करते थे, उनके आखेट किस प्रकार किया जाता था, उनके वस्त्र कैसे थे, वो भोजन के अंदर क्या प्रयोग करते थे, उनके बर्तन और औजार कैसे हैं, और प्राकृतिक समायोजन वो किस तरह कर रहे थे, उन सब के बारे में जो अध्ययन है बच्चों वो आर्थिक क्रियाकलाप के अंदर हम करेंगे। तो आर्थिक क्रियाकलाप के अंदर सबसे पहले आर्थिक क्रिया क्या है इसके बारे में मैंने आपको काफी बार बता चुका हूं, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। ऐसी क्रिया जिसको करने से व्यक्ति को आय की प्राप्ति होती है उसी को हम आर्थिक क्रियाकलाप कहते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, ऐसी क्रिया जिसको करने से व्यक्ति को किसकी प्राप्ति होती है? आय की प्राप्ति होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? आर्थिक क्रियाकलाप। इसका पहला बिंदु रहता है ये लोग आत्मनिर्भर होते हैं, मतलब अपना काम स्वयं करते हैं, अपने जो जरूरत की चीजें होती है वो स्वयं ही प्राप्त करते हैं, इसलिए इनको क्या कहा गया? आत्मनिर्भर होते हैं। इनके जीवन की आवश्यकता बहुत ही साधन होती है और ये ज्यादा डिफिकल्ट या विभिन्न प्रकार की आवश्यकता को नहीं रखते हैं, बहुत ही साधारण आवश्यकता रखते हैं जिनसे उनका जीवन निर्वाह हो सके। इन लोगों का मुख्य व्यवसाय जूमिंग, कृषि और आखेट और इसके अलावा कुछ गौड़ वन उत्पाद संग्रहण, पशुपालन और मछली पकड़ने का कार्य करते हैं। गौड़ जनजाति के यदि अपन देखते हैं कि इन लोगों का मुख्य जो व्यवसाय क्या है तो उनमें जूमिंग कृषि है, आखेट है और इसके अलावा वनों से कंदमूल इकट्ठा करना है और पशुपालन करना है और मछली पकड़ना है। अब व्यवसाय क्या है? तो विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियों को करना क्या कहलाता है? व्यवसाय कहलाता है। विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियों को करना क्या कहलाता है? व्यवसाय कहलाता है। जैसे हम डॉक्टर हैं तो भी वो एक व्यवसाय है, कृषि करना है तो भी एक व्यवसाय है, मछली पकड़ना है तो भी एक क्या है? व्यवसाय। मतलब आर्थिक क्रियाओं में जो भी हम गतिविधियां करते हैं वो सब किसमें आती है? व्यवसाय के अंदर आती है। अब एक कृषि यही है जूमिंग कृषि, इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है कि जूमिंग कृषि क्या होती है। जूमिंग कृषि के अन्य नाम में यदि देखा जाए तो स्थानांतरण कृषि, दीपा कृषि और इसके अलावा मिल्पा कृषि, चैना कृषि, दिहांग कृषि, और ये सारे कृषि एक ही है लेकिन इसके क्या है? नाम अलग अलग दिए हुए हैं। जूमिंग कृषि के ही भाग हैं। आखेट, आखेट के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूं, जीवों का शिकार करना आखेट कहलाता है। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण क्रिया भी है जो ये करते हैं, जैसे इसमें लिखा हुआ है वनोत्पाद संग्रहण, मतलब जंगलों से जो भी वन के उत्पाद प्राप्त होते हैं जैसे बेरी है, जड़ है या फिर कोई कंदमूल है, उनको वो फ्यूचर के अंदर उपयोग में ला सके इसके लिए वो इकट्ठा करते हैं, और या फिर उनको मार्केट में सेलिंग करके अच्छी मनी प्राप्त कर सके इसके लिए भी वो ये कंदमूल को इकट्ठा करते हैं। पशुपालन, आपको पता ही है गौड़ जनजाति के जो लोग हैं वो पशुपालन के द्वारा भी जीवन निर्वाह करते हैं। पशुपालन का मतलब होता है पशु को पालने की
प्रक्रिया या व्यक्ति द्वारा जो पशु पालता है उसी प्रक्रिया को हम पशुपालन कहते हैं। इसके अलावा मछली पकड़ने का कार्य भी यह गौड़ जनजाति के लोग करते हैं। अब दीपाकर्षी, आपको मैंने पहले भी बताया था बच्चों, दीपाकर्षी और एक दापा प्रथा दो चीज होती है। इसमें काफी बार कंफ्यूज भी होता है बच्चों, दीपा और एक दापा दो शब्द है। इसमें देखो दीपा है और इसमें क्या है, दापा है। अब दीपा क्या है, एक कर्षी है, और दापा क्या, एक प्रथा है। किसकी प्रथा है, भीलों की। किसकी प्रथा है, भीलों की। याद रखना, भीलों की दापा एक प्रथा है, दीपा एक क्या है, कर्षी है। याद रखना। अब दीपाकर्षी किसे कहते हैं, पहले तो ये आपको सीधा सा दिमाग में याद रखना है, जूमिंग कर्षी को ही दीपाकर्षी कहते हैं। जूमिंग कर्षी की परिभाषा क्या है, दीपाकर्षी है। और दापा एक प्रथा है जो बिलों में पाई जाती है, जिसमें वर पक्ष द्वारा कन्या का मूल्य चुकाया जाता है। याद रखना बच्चों, वर पक्ष द्वारा कन्या का मूल्य चुकाया जाता है, उसी को दापा प्रथा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दापा प्रथा। याद रखना, दापा प्रथा किसमें पाई जाती है, भीलों के अंदर पाई जाती है। ठीक है बच्चों। अब इसके अंदर अगले बिंदु की बात करें, जिसमें भूमि पर 2-3 वर्ष खेती करने के बाद पड़त छोड़ दी जाती है। दीपाकर्षी जूमिंग कर्षी का ये एक प्रकार है जिसमें भूमि को कितने वर्ष तक खेती की जाती है, 2-3 वर्ष। कितने वर्ष, 2-3 वर्ष खेती की जाती है। उसके बाद उसे क्या छोड़ दिया जाता है, पड़त। पड़त का मतलब है, स्थानीय भाषा के अनुसार कहा जाए तो बीड़ा। क्या होता है, बीड़ा छोड़ दी जाती है। इस प्रकार की कृषि में पेड़ों की झाड़ियों को जलाकर भूमि को साफ कर खेत को तैयार करते हैं। और इस प्रकार मतलब दीपाकर्षी या जूमिंग कृषि में जो होते हैं उसमें पेड़ों को और झाड़ियों को जलाकर क्या कर देते हैं, काट कर साफ कर देते हैं। फिर उससे क्या तैयार करते हैं, खेत को तैयार करते हैं, जिससे वो कृषि क्रिया आसानी से की जा सके। इस कृषि में फावड़े व हल और खुरेद कर बीजों को छिड़क कर बोया जाता है। देखो दीपाकर्षी या जूमिंग कृषि के अंदर बीजों को किस प्रकार बोया जाता है, तो याद करना, ध्यान रखना बच्चों, फावड़े और हल के द्वारा। फावड़े और हल से वो जमीन को कुरेदते हैं और उनको कुरेदने के बाद उसके अंदर क्या डाल दिया जाता है, बीज डाल दिया जाता है, उसको बो देते हैं। गोड़ बीज बोने के बाद देवी माता और जंगल के अन्य देवता को पशु बलि दी जाती है। और गोड़ जब खेतों के अंदर जब बीज बो देते हैं और अच्छी पैदावार हो, इसलिए वो भगवान से क्या करते हैं, प्रार्थना करता है। और उसी प्रार्थना को ध्यान में रखते हुए देवी माता और जंगल के अन्य देवता को क्या करते हैं, पशु बलि चढ़ाते हैं, जिसके कारण उसके खेत के अंदर अच्छी उपज पैदा हो। पेंडा कृषि मध्य प्रदेश के बस्तर के तीव्र ढालों पर सीढ़ीदार खेतों पर की जाती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, काफी बार आ चुका है कि पेंडा कृषि क्या है। तो याद रखना, पेंडा कृषि जूमिंग कृषि का एक भाग है जो बस्तर जिले के, बस्तर कहाँ है वह, मध्य प्रदेश, बस्तर जिले के तीव्र पहाड़ी ढालों के ऊपर सीढ़ी नुमा खेती की जाती है। उसी को हम क्या कहते हैं, पेंडा कृषि। क्या कहते हैं, पेंडा कृषि। तो बच्चों याद रखना, पेंडा कृषि कहाँ की जाती है, मध्य प्रदेश के बस्तर जिले के अंदर। किस रूप में की जाती है, सीढ़ीदार खेतों के रूप में। अब आगे देखते हैं, केरुक, केवट और धीवर। याद रखना बच्चों, केरुक, केवट और धीवर वर्ग गोड़ मछुआ क्रम द्वारा जीवन यापन करता है। याद रखना, गोड़ के 3 जो वर्ग हैं, केरुक, केवट और धीवर, उनका प्रमुख व्यवसाय क्या है, मछुआ क्रम। मछुआ क्रम का मतलब होता है मछली पालन करके अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। और आपको पता है मछली पालन में विश्व का पहला स्थान चीन का है। किसका है, चीन का। और भारत के अंदर आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर सबसे ज्यादा मछली का पालन किया जाता। तो याद रखना, केरुक, केवट और धीवर गोड़ के मछुआ क्रम द्वारा जीवन यापन करते हैं। अगला बिंदु, रावत वर्ग के गोड़ का पैसा पशुचारण और दूध बेचना। और रावत वर्ग के जो गोड़ है उनका प्रमुख पैसा क्या है, पशुपालन या पशुचारण और दूध को बेचकर वो कार्य करते हैं। तो याद रखना कि गोड़ के अलग अलग वर्गों का अलग अलग प्रकार का कार्य है। वापस केरुक, केवट और धीवर, इनका कार्य क्या है, मछुआ क्रम। रावत वर्ग का कार्य क्या है, पशुचारण और दूध बेचना। इस तरह बच्चों आपने देखा कि गोड़ जनजाति की विशेषता क्या है, गोड़ जनजाति की प्रमुख आर्थिक क्रिया क्या है, गोड़ जनजाति के प्रमुख साम्राज्य कहाँ पर थे,
और गौड़ जनजाति के जो महत्वपूर्ण जो हमने देखे निवास क्षेत्र, जैसे अरावली की विंध्याचल पर्वतमाला का कुछ क्षेत्र हैं, सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं, मैकाल की पहाड़ियां, बस्तर की कुछ पठारी क्षेत्र हैं, इन सभी क्षेत्रों के अंदर गौड़ जनजाति निवास करती है। और हमने देखा गौड़ जनजाति का जो एक शब्द है खोंडा, उससे गौड़ शाब्दिक अर्थ निकालते हैं तो क्या बनता है, पहाड़ी। इन सभी बिंदु के बारे में हमने विश्लेषण के साथ क्या किया है, अध्ययन किया। हम जब नेक्स्ट बिंदु होंगे उसके अंदर आर्थिक क्रियाकलाप के जो प्रकार हैं, आखेट हैं, भोजन है, वस्त्र हैं, और इसके अलावा उनके आभूषण, और इसके अलावा औजार और बर्तन हैं, उन सब के बारे में हम विश्लेषण के साथ अध्ययन करेंगे। थैंक यू।